Hello everyone, Upasna Kotwal here, and I'll be teaching you paper 3 economics for CSET. इकोनॉमिक्स में हम लोग CSET में 5 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं and they are basics of demand, supply and forms of market, national income accounting and related concepts, Indian Union budget, fourth one is Indian financial market and the last one is Indian economy. इकोनॉमिक्स आपको 25 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है. You all know कि MCQ पैटर्न एग्जाम है, राइट? तो 2 मार्कर्स एंड 1 मार्क के MCQs आपको पूछे जाएंगे. सबसे अच्छी बात MCQ पैटर्न में एक होती है और वो ये कि आप कंसेप्ट समझिए अच्छे से. यदि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बड़े आसानी से आंसर्स दे पाएंगे और ये जंग जीत जाएंगे. बराबर. सब्जेक्टिव यदि पेपर पैटर्न होता है तो कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि मैम क्वेश्चन तो समझ में आ गया, हमको आंसर आता भी था लेकिन हम अच्छे से लिख नहीं पाए. यानी कि सब्जेक्टिव पैटर्न की बात करें तो ड्राफ्टिंग गलत होने की वजह से या ड्राफ्टिंग अच्छे तरीके से न होने की वजह से कई बार आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं. लेकिन एमसीक्यू पैटर्न की बात करें तो यस ऑफ कोर्स आपके साथ एक एडवांटेज है और वो ये क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपके, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपका. यानी कि कोई ड्राफ्टिंग पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है. आंसर शुरू कैसे करें, खत्म कैसे करें, ये सब झमेले में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो यू आर एट एडवांटेज के एमसीक्यू पैटर्न है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है और जंग जीत जाना है. बराबर. भाई जब भी हम बात करें एमसीक्यू पैटर्न में तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है सिर्फ क्वेश्चन 4 ऑप्शन आएंगे, एक चुनना है एंड वी आर डन सो इट्स डैम इजी. जी नहीं, ऐसा नहीं है डियर. जहां तक बात करें एमसीक्यू पैटर्न की, हाँ जी आसान है लेकिन उतना भी नहीं. जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है यहाँ पर. यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वेल डन, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो भाई दिक्कत आ सकती है. और इस वजह से यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं, राइट? कई बार बच्चे जब सिलेबस देखते हैं इकोनॉमिक्स का स्पेसिफिकली तो 3 ऊपर के चैप्टर्स यानी नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 देखने के बाद कई बार बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर्स तो हम 12th में ही पढ़ चुके हैं, सिर्फ 2 नए चैप्टर हैं तो ये बहुत इजी होने वाला है, इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं. तो आप गलतफहमी में है डियर. जी नहीं, बिल्कुल आपको इसमें बहुत मेहनत करने पड़ेगी. बराबर. क्यों ऐसा? इवन इफ आपके जो 3 चैप्टर्स हैं जैसे कि डिमांड सप्लाई फॉर्म्स ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम एंड यूनियन बजट, इवन इफ इट वाज इन 12th, बराबर, लेकिन वहां पर हमारी जो मेंटालिटी थी वो अलग थी. क्या मेंटालिटी थी? कंसेप्ट समझिए. जी हाँ, समझे हैं आपने कंसेप्ट, लर्न कीजिए और लिख दीजिए. लर्न, यदि आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता था तो भी आप उसे लर्न कर लेते थे और लिख लेते थे और आपको एग्जामिनर द्वारा, जी हाँ, यदि 2 मार्क का क्वेश्चन है और ठीक ठाक थोड़ा बहुत लिखा हुआ है तो 1 मार्क मिल जाता था. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा डियर. 2 मार्क का क्वेश्चन है, या तो पूरे 2 मार्क या फिर कुछ नहीं. और इस वजह से यहाँ पर यस ऑफ कोर्स हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी. यानी एडवांटेज भी है लेकिन वो एडवांटेज का यदि आपको फायदा उठाना है तो कंसेप्ट क्लियर आपके कहीं ना कहीं होने चाहिए. यदि कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लियर करने पड़ेंगे. बराबर. ओके देन, तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स. शुरू करने से पहले एक और चीज यहाँ स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी. कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि मैम हमने आपका लेक्चर सुन तो लिया लेकिन हमें डाउट्स हैं, तो फिर उसका क्या? भाई यहाँ पर आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे. पहले बात करें तो हम जो हमारा पैटर्न होगा पढ़ने का वो ये कि हम पहले पूरे लेक्चर्स
पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर्स में आपको दूंगी, राइट। सो यदि आपको डाउट्स हैं तो डरने की बात नहीं, हम हर चैप्टर के बाद या फिर एक कंसिडरेबल पोर्शन होने के बाद हर ऑल्टरनेट सैटरडे को एक डाउट सेशन लेने वाले हैं, जो जूम डाउट सेशन रहेगा, लाइव सेशन रहेगा, जिसमें आप लोग अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बराबर। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं चैप्टर होने के बाद या जैसे मैंने कहा कि एक कंसिडरेबल कोर्स होने के बाद, राइट, एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे, ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जो है वो एमसीक्यूज पर देना पड़ेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझकर काम नहीं बनेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो क्या किया जाए, ये बड़ा दिक्कत होती है। एंड देयरफॉर हम लोग ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंसेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, उसके साथ साथ क्योंकि हम ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, बराबर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर, यानी कि चैप्टर नंबर 1 पर, राइट। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो 12th में आपने जितना डेप्थ में इसको पढ़ा था, डेप्थ नहीं कहूंगी, जितना सारा बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी थी उतना नहीं है। चैप्टर का नाम है बेसिक्स, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप 12th में पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ डिमांड के साथ। सबसे पहली बात, डिमांड होती क्या है। तो डिमांड को समझाने के लिए भाई डिमांड के 3 एलिमेंट्स पर बात करनी होगी। सबसे पहला है डिजायर, दूसरा है परचेसिंग पावर और तीसरा है विलिंगनेस टू पे, राइट। तीनों चीजें प्रेजेंट होना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी है। डिजायर होना चाहिए, परचेसिंग पावर होनी चाहिए और विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए। यदि तीनों फैक्टर्स हैं तो ही डिमांड कंप्राइज हो पाएगी, बन पाएगी, राइट। डिजायर का मतलब क्या, भाई किसी भी चीज को पाने की इच्छा जरूर होनी चाहिए, उस इच्छा के साथ साथ कहीं ना कहीं परचेसिंग पावर यानी कि पैसा हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम वो चीज को खरीद सकें। और तीसरा आता है विलिंगनेस टू पे, यस ऑफ कोर्स, उस पैसे को उस पर्टिकुलर चीज पर खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये 3 फैक्टर्स यदि हैं तो ही डिमांड बनेगी, इसमें से एक भी यदि एब्सेंट है तो डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदने की इच्छा है, यानी कि ये मेरा डिजायर है कि मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूं। मान लीजिए मेरे पास सफिशिएंट पैसा भी है वो खरीदने के लिए, क्या मैं खरीद पाऊंगी? जी हाँ, बिल्कुल डिमांड क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज पर मैं ये पैसा फिलहाल के लिए खर्चा नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पास और भी मेरी डिमांड्स हैं जिन पर मैं कहीं ना कहीं खर्चा करना पसंद करती हूँ, डिजायर्स हैं जिन पर मैं खर्चा करना पसंद कर रही हूँ। फिलहाल के लिए इस पैसे को इस चीज पर यानी कि लैम्बोर्गिनी पर खर्च करना नहीं चाहती हूँ। तो क्या डिमांड बन पाएगी? जी नहीं, डिमांड नहीं बन पाएगी, डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि भाई हमारे पास तीनों भी चीज होनी चाहिए, यानी कि पहली बात डिजायर होना चाहिए, किसी चीज को खरीदने की इच्छा, जैसे मेरी लैम्बोर्गिनी खरीदने की इच्छा है, बिल्कुल खरीद सकती हूँ, क्यों नहीं खरीद सकती। कब खरीदूंगी? जब मेरे पास कहीं ना कहीं परचेसिंग पावर हो उसे खरीदने के लिए, राइट। एंड उसके साथ साथ इस पैसे को लैम्बोर्गिनी पर खर्च करने की यदि मेरी इच्छा है तो मैं बिल्कुल डिमांड कर सकूंगी, बराबर। इन शॉर्ट, डिमांड कैसे क्रिएट होगी? डिजायर प्लस परचेसिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू पे, ये तीनों भी फैक्टर्स यदि हैं तो जी हाँ, आप कमोडिटी की, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कर सकते हैं। सो वी आर डन विद डिमांड क्या होता है।
पढ़ लेते हैं एक बार. व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू कंज्यूमर्स डिजायर to purchase goods and services and willingness to pay a price for a specific good or service. Right? So we are done with demand. अब जानते हैं नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है. लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, राइट, हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड. यानी यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है. बराबर. ऐसा क्यों होता है डियर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो कमोडिटी हमें महंगी लगने लगती है, एक्सपेंसिव लगने लगती है, और इस वजह से हम उसकी डिमांड कम करना पसंद करते हैं. सो वी कैन से दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी. इसके साथ साथ इसके वाइस वर्सा पर भी बात करते हैं. हमने बात की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा. चलिए अब बात करते हैं प्राइस कम होगी तो क्या होगा. यदि प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड के साथ क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी. क्यों होगा डियर ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि यदि प्राइस कम होती है तो वो पर्टिकुलर चीज हमें थोड़ी सस्ती लगने लगेगी, चीप लगने लगेगी, और इस वजह से हम ज्यादा डिमांड करना पसंद करेंगे. सो वी कैन से दैट अगेन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी. राइट, वी आर डन विद द लॉ ऑफ डिमांड. मैंने यहां पर कहा other things being constant, higher the price, lower will be the demand, lower the price, higher will be the demand. राइट. ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या होता है, चलिए जानते हैं. भाई जब हम बात करें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल की तो कहीं ना कहीं हमें कहना पड़ेगा कि डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिमांड डिपेंड करती है. बराबर. और इस वजह से जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं हमें मानना पड़ता है, हमें अज्यूम करना पड़ता है कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं जैसे कि इनकम, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन, वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होने चाहिए. क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम प्राइस बढ़ने पर बात कर रहे हैं, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है. ये तभी हम देख पाएंगे जब बाकी फैक्टर्स अपनी अपनी जगह कांस्टेंट हो. तो आई होप आपको समझ में आया अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या है. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, प्राइस एंड डिमांड के बीच में जब हम रिलेशनशिप देखते हैं तो दूसरे फैक्टर्स जो हैं जो डिमांड पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं उनको हमें कांस्टेंट मानना होता है. Right? So according to law of demand, other things being constant or equal, if price of commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if price of commodity rises, its quantity demanded will decline. It implies that there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. In other words, other things being equal, quantity demanded will be more at lower price than at higher price. Okay then. अब आते हैं भाई डिमांड और प्राइस को सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाए. Yes, of course. डिमांड और प्राइस की बात करें तो इट इज एन फंक्शनल रिलेशनशिप. लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग बट फंक्शनल, शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं. dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस x. यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड किस पर डिपेंडेंट है, प्राइस पर डिपेंडेंट है. प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा. There is inverse relationship between price and commodity demanded. Right?
अब हम बात करने वाले हैं डिमांड शेड्यूल के बारे में। डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड का। यानी यहाँ पर इस शेड्यूल में अलग अलग प्राइसेस पर कंज्यूमर्स किस तरीके से डिमांड करेंगे ये बताया जाता है, राइट। एंड देयरफॉर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जब प्राइस कम होकर 70 से 70 रुपीज हो जाता है, प्राइस पहले कितनी है डियर 80, और प्राइस जब कम होकर 70 हो जाती है तो यहाँ हमें जो डिमांड है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल, हमें जो डिमांड है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 80 रुपीज प्राइस पर कंज्यूमर डिमांड करना पसंद ही नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर्स ने अब डिमांड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि जब प्राइस कम हो रही है, राइट, जब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ आगे बात करें तो प्राइस और यदि कम हो जाती है, से 60 रुपीज प्राइस हो रही है तो डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्राइस और कम होकर 50 हो गई तो डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देती है। कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि मैम यहाँ तो सिर्फ प्राइस कम होते हुए दिखाई दे रही है, बढ़ते हुए तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड का कहीं ना कहीं जो फंक्शनल रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड में दिखाई देता है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो जी हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। जब हम बात करें कि से जब प्राइस 30 रुपीज है, कितना है डियर, प्राइस जब 30 रुपीज है तो लोग डिमांड करना पसंद करते हैं 1000 कमोडिटीज को। लेकिन जब प्राइस बढ़कर 40 रुपीज हो जाती है, यानी कि 30 से प्राइस 40 चली जाती है, तो डिमांड कम हो जाती है। और कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि पहले लोग 30 रुपए प्राइस पर 1000 कमोडिटीज खरीदना पसंद करते थे, लेकिन आज की डेट में प्राइस बढ़ने की वजह से 40 रुपीज पर लोग सिर्फ और सिर्फ 800 कमोडिटीज डिमांड करना पसंद कर रहे हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें प्राइस कम होकर डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देती है, उसके साथ साथ प्राइस बढ़कर डिमांड कम होते हुए भी सेम स्केड्यूल में हमें दिखाई देता है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं डिमांड कर्व पर। आप लोगों से पूछा जाए भाई डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? यस ऑफ कोर्स डियर, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, या एट टाइम्स इसको नेगेटिव स्लोप भी कहा जाता है। क्यों ऐसा भाई? वो इसलिए क्योंकि जब हम y एक्सिस पर बात करें, राइट, यहाँ पर y एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस, ओके, एंड x एक्सिस पर लिया गया है क्वांटिटी, राइट। तो जब भी प्राइस से कम हो रही है 60 से, यहां पर जो कर्व में दिखाया गया है पहले मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूं। प्राइस यदि 60 से 40 हो जाती है, यानी प्राइस यदि कम हो रही है तो डिमांड हमें बढ़ते हुए यानी कि 400 से 800 पर जाते हुए डिमांड दिखाई देती है। यहाँ पर क्या हो रहा है डियर? प्राइस हो रही है कम, डिमांड बढ़ रही है। जब भी दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो जी हाँ बिल्कुल हमें जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई देता है। ऐसा क्यों भाई? हम देख पाते हैं कि पहले हम इस पॉइंट पर यानी कि ए पॉइंट पर खड़े थे, 60 रुपीज प्राइस पर हम कितना डिमांड करना पसंद कर रहे थे? 400 कमोडिटीज, राइट। जब प्राइस कम होकर 40 हो गई, राइट, तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं? ज्यादा, यानी कि 800। सो वी कैन से दैट कि हमारा जो डिमांड है वो एक्सटेंड हो रहा है ए पॉइंट से कहीं ना कहीं हम बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, बराबर। अब जानते हैं इसके वाइस वर्सा पर बात करते हैं। वाइस वर्सा यानी कि यदि प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यदि प्राइस बढ़ जाती है 40 से 60 पर,
चली जाती हैं तो क्या होगा, डिमांड हमें कम होते हुए यानी 800 से 400 पर जाते हुए डिमांड दिखाई देगी। यानी पहले हम खड़े थे बी पॉइंट पर और अब हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होकर ए पॉइंट पर जा रही है। पहले प्राइस था 40 तो हम डिमांड कर रहे थे 800 कमोडिटीज, अब प्राइस है 60 यानी कि प्राइस बढ़ चुकी है तो अब डिमांड कम हो रही है, यानी हम इसी कर्व में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। एक और बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ जो मैं थोड़ी देर पहले बोली कि कोई भी कर्व हो इकोनॉमिक्स में, किसी भी कर्व के बारे में बात करें, यदि दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप है और उनका कर्व यदि हम बनाने जाते हैं तो वो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी तो हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा, मूवमेंट दिखाई देगा ऊपर की तरफ, राइट। और यदि प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है तो एक्सपांशन दिखाई देगा, नीचे की तरफ एक्सपांड होगा। तो जी हाँ, हम कह सकते हैं कि ये कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बराबर। यहां तक हमने बात कर ली, कर्व पर हमने बात कर ली। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पर। जैसे कि मैंने कहा लॉ ऑफ डिमांड में कि जब भी प्राइस बढ़ती है डिमांड कम एंड प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है, ये जो रिलेशनशिप है वो तभी इंटैक्ट दिखाई देगा जब अदर थिंग्स कांस्टेंट हो। अदर थिंग्स से मेरा मतलब था कि जितने भी फैक्टर्स डिमांड पर इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डाल पाते हैं, ऐसे फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना है। तो अब जानते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को कम या फिर ज्यादा करने की ताकत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। और वो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला फैक्टर है कंज्यूमर की इनकम। जी हाँ, कंज्यूमर की इनकम से डिमांड पर जरूर फर्क पड़ता है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस, उनके हैबिट्स, उनके फैशन, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एज, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, रेंज अवेलेबिलिटी टू दी कंज्यूमर्स, इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड वेदर कंडीशंस, ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल डिमांड को कम या फिर ज्यादा करने की ताकत, कैपेसिटी रखते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट पर, और सबसे पहला डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये क्या है भाई? जब भी कंज्यूमर की इनकम मान लीजिए बढ़ जाती है तो हमें डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देगी। ऐसा क्यों? यदि इनकम बढ़ती है तो परचेसिंग पावर यानी कि एक इंसान की खरीदने की जो क्षमता है, गुड्स को खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिमांड हमें बढ़ते हुए दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहले पर्सन ए की इनकम 1000 रुपए थी, राइट, और अब उसकी इनकम 5000 रुपीज हो चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1000 रुपए में वो जितनी कमोडिटी खरीदता था अब 5000 में कहीं ना कहीं अब वो ज्यादा कमोडिटीज खरीद पाएगा। 1000 से 5000 जब उसकी इनकम हो रही है, क्या हो रहा है डियर? उसकी परचेसिंग पावर, एबिलिटी खरीदने की कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि वाइस वर्सा पर। यदि मान लीजिए इनकम कम हो जाती है तो इनकम यदि कम हो रही है तो डिमांड भी हमें कम होते हुए दिखाई देगी। फिर से वही बात, यदि परचेसिंग पावर यानी कि कंज्यूमर की कमोडिटीज को खरीदने की जो क्षमता है, यदि वो क्षमता ही कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड भी कहीं ना कहीं हमें कम होते हुए दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि इनकम 5000 थी
और आज की डेट में इनकम कम होकर 1,000 रुपए हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें डिमांड भी कम होते हुए दिखाई देगी। बराबर। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, इनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा होगा डियर रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। राइट? तो चलिए आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर, एंड द नेक्स्ट वन इज प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहली बात तो यहां आती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जिनको एक दूसरे की जगह पर, इन प्लेस ऑफ वन अनदर, इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे गुड्स को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, रादर आई विल जस्ट से इट अगेन। क्या कहा मैंने? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको एक दूसरे के जगह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। जैसे कि टी एंड कॉफी। जी हाँ, जब हम टी एंड कॉफी की बात करें, यस ऑफ कोर्स, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, क्योंकि है तो हॉट बेवरेजेस ही। यदि चाय नहीं मिली, कॉफी से काम चलाया जा सकता है। कॉफी नहीं मिली, चाय से काम चलाया जा सकता है। यस ऑफ कोर्स, कई बार ये कहने के बाद बच्चे पूछते कि मैम हाउ दे आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने कभी कॉफी पी नहीं, या उन्हें कॉफी पीना बिल्कुल पसंद नहीं, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। बराबर। तो हाउ इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर देम, यहां पर कहीं ना कहीं हम एक assumption लेते हैं, हम मानते हैं कि हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनको टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट्स लगती है। इस वजह से ही कहा जाता है कि टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट्स तो है डियर, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। जी हाँ, सब्स्टिट्यूट्स तो हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चाय एंड कॉफी दोनों भी इंटरचेंजेबली चल जाती है। इस वजह से these goods are substitutes but they are not perfect substitutes। यहाँ पर हम जरूर इसमें आगे बात करेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते क्या है। टी एंड कॉफी एज सब्स्टिट्यूट्स कहीं ना कहीं हम बात करेंगे, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में। राइट? अभी तो फिलहाल के लिए एज अ डिटर्मिनेंट हम इस पर बात करते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स पर बात करते हैं। भाई यदि मान लीजिए कि कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है, राइट? यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? कॉफी की प्राइस यदि बढ़ जाती है तो टी के डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या चेंज आएगा टी की डिमांड में? यदि टी की बात करें और टी का जो प्राइस है वो कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है डियर? यहां अज्यूम करना पड़ेगा कि टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन दूसरे फैक्टर यानी कि जो इसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसके प्राइस में यदि चेंज आता है, और हम यहां कह रहे हैं इन स्पेसिफिक कि यदि प्राइस बढ़ जाता है कॉफी का, तो क्या होगा? टी की डिमांड हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग टी एंड कॉफी दोनों भी इस्तेमाल करते हैं, पीना पसंद करते हैं, यदि कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो अब उन्हें टी लेस एक्सपेंसिव दिखाई देगी, और जब चाय उन्हें लेस एक्सपेंसिव लगेगी तो अब वो कॉफी पीना नहीं, चाय पीना ज्यादा पसंद करेंगे। राइट? अब आते हैं इसके वाइस वर्सा पर। यदि मान लीजिए कॉफी की प्राइस कम हो जाती है तो क्या होगा? यदि कॉफी की प्राइस कम हो जाती है तो अब हमें कंपैरेटिवली टी जो है वो महंगा लगने लगेगा, और जब टी महंगा लगने लगेगा हम इसका इस्तेमाल यानी कि कंजम्पशन कम करना पसंद करेंगे। राइट?
एक और बार मैं इस पर नजर डाल रही हूं एंड दैट इज यदि कॉफी के प्राइस बढ़ जाते हैं जो कि एक सब्स्टिट्यूट है हमारे गुड यानी कि जिस गुड के डिमांड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका ये सब्स्टिट्यूट है। तो कॉफी का प्राइस यदि बढ़ गया है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि इस वक्त कॉफी महंगी और टी सस्ती लगेगी तो हम टी का डिमांड बढ़ा देंगे। यदि कॉफी का प्राइस कम हो जाता है तो क्या होगा, टी का डिमांड भी कम हो जाएगा क्योंकि इस वक्त हमें टी महंगी और कॉफी सस्ती लगने लगेगी। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट there is inverse sorry direct relationship between price of coffee and demand of tea। चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर और थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले बात यहाँ आती है कि मैम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है डियर ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यानी पहला गुड दूसरे के बिना अधूरा और दूसरा पहले के बिना अधूरा है, ऐसे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को पूरा करते हैं यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, ऐसे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल की हम बात करें या कार व्हीकल एंड फ्यूल की हम बात करें, जी हाँ ये दो गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास व्हीकल एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं कार की बात कर रही हूँ, मान लीजिए कि हमारे पास कार है लेकिन कार में पेट्रोल नहीं है, तो क्या हम कार का इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर है जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं कार को चलाने के लिए हमें दूसरा गुड यानी कि फ्यूल से पेट्रोल की जरूरत है, बराबर। इस वजह से यदि हमारे पास कार है लेकिन कार में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है तो हम कार की डिमांड नहीं कर पाएंगे, बराबर। और मान लीजिए कि हमारे पास फ्यूल है यानी कि पेट्रोल तो है लेकिन कार नहीं है, तो भी हम कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी यदि हमें कार का इस्तेमाल करना है तो दोनों भी होना जरूरी है और इस वजह से ऐसे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है, यानी कि कार के बिना पेट्रोल अधूरा और पेट्रोल के बिना कार अधूरी। एंड दीज गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं, बराबर। मान लीजिए कि हम डिमांड जो है वो कार की जज करना चाहते हैं, यानी कि हम कार की जो डिमांड है उसको जज करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि कार की डिमांड कितनी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर यहाँ आता है प्राइस ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल के प्राइसेस में यदि फ्लक्चुएशन आता है, यदि चेंज आता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें कार की डिमांड पर दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कैसे दिखाई देगा। मैं यदि मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, क्या हो रहा है डियर पेट्रोल के प्राइस के साथ? पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है यानी पेट्रोल हमें महंगा दिखाई दे रहा है। यदि पेट्रोल महंगा है हम पेट्रोल का इस्तेमाल कम करना पसंद करेंगे और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब हम कार का इस्तेमाल भी यानी कि कार का डिमांड भी कम करना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि का पेट्रोल कहीं ना कहीं महंगा हो रहा है और जब पेट्रोल महंगा हो रहा है पेट्रोल का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे, और क्योंकि पेट्रोल की डिमांड और कार की डिमांड एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एंड देयरफॉर पेट्रोल की डिमांड कम होने की वजह से हमें कार की डिमांड भी कम होते हुए दिखाई देगी। आई जस्ट
रिवाइज इट वंस। यहाँ पर क्या कहा गया, यदि पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी, और जब पेट्रोल की डिमांड ही कम हो रही है जिससे कार चलाई जाती है तो कार की डिमांड भी यहाँ पर हमें कम होते हुए दिखाई देगी। बराबर। अब आते हैं इसके वाइस वर्सा पर। यदि मान लीजिए पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो अब हम कहीं ना कहीं कार की डिमांड बढ़ाना पसंद करेंगे, कार का इस्तेमाल ज्यादा करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पेट्रोल हो गया है सस्ता, अब हम पेट्रोल अच्छे से यानी कि काफी खरीद सकते हैं, और जब पेट्रोल की डिमांड हम बढ़ा सकते हैं तो अब हम कार में भी घूमना पसंद करेंगे, और ज्यादा घूमना शायद पसंद करेंगे। बराबर। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, कार की डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर हम बात करें प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ कार के बारे में, तो कैसा रिलेशनशिप दिखाई देता है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है। यदि पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हम कार का इस्तेमाल कम करना पसंद करें, क्योंकि जिस पर कार डिपेंडेंट है वही महंगा हो रहा है। बराबर। और यदि पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है तो अब हम कार की डिमांड करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो चुका है। So there is inverse relationship between price of petrol and demand of car. भाई लेक्चर सुनते सुनते ये मत भूल जाइएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। बराबर। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एंड नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। जहां तक साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात है, इसको डायरेक्टली बात करें, यदि पॉपुलेशन कम है डिमांड कम होगी, पॉपुलेशन ज्यादा है डिमांड ज्यादा होगी। बराबर। इसको एक इंडिविजुअलिस्टिक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए एक बंदा अकेला रह रहा है। बराबर। यदि वो अकेला रह रहा है और उसके घर मान लीजिए मेहमान आ जाते हैं, 6-7 मेहमान आ गए हैं, अब क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल वो कर रहा था अब कहीं ना कहीं उसे ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिमांड हमें प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुए दिखाई देगी। सो यदि अकेला बंदा रह रहा था, अब फैमिली आई है या ये कह सकते हैं मेहमान आ गए हैं, तो भाई कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स का वो इस्तेमाल कर रहा था अब उसका इस्तेमाल उसे ज्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ते हुए दिखेगी। अब मान लीजिए कि वो मेहमान घर चले गए, अब क्या होगा, लोग हो गए कम, बेचारा अकेला बचा, अब क्या होगा, अब डिमांड जितनी भी मेहमान आने पर वो डिमांड कर रहा था अब डिमांड कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई देगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए एक स्पेसिफिक गुड की बात करें तो मान लीजिए कि शक्कर शुगर उसे अकेला रहता था तो 1 किलो लगती थी, मेहमान आए तो महीने भर में 5 किलो शुगर लग रही है। बराबर। तो यहाँ पर शुगर का डिमांड, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो शुगर की डिमांड भी हमें बढ़ते हुए दिख रही है। और यदि मेहमान घर चले जाते हैं अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अब वो अकेला ही बचेगा, 1 किलो में उसकी डिमांड पूरी हो रही है तो वो अब 1 किलो ही इस्तेमाल करना पसंद करेगा, यानी अब डिमांड कम हो जाएगी, 5 किलो से 1 किलो पर डिमांड आ जाएगी। हम बात करें रिलेशनशिप के बारे में, यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देगा, यानी पॉपुलेशन बढ़ी डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड कम। बराबर। अब ये तो मैंने इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पर एग्जांपल दिया। यदि हम इकोनॉमी की बात करें वहां क्या होगा, भाई जब हम इकोनॉमी की बात करें से 5 लाख लोग यदि इकोनॉमी में, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 5 लाख लोग थे और यदि पॉपुलेशन बढ़कर 10 लाख हो गई है तो डिमांड कमोडिटीज की बढ़ते हुए दिखेगी। ऐसा क्यों, लोग ज्यादा डिमांड ज्यादा, एंड यदि पॉपुलेशन कम हो गई है 5 लाख से 4 लाख पर, यानी कि मोर्टेलिटी रेट डेथ रेट्स बढ़ गए हैं, फिर क्या होगा, भाई जितने लोग कम उतनी डिमांड भी कम। बराबर। सो पॉपुलेशन कम डिमांड कम, एंड देयरफॉर यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डिमांड दिखाई देता है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड, जितना कम पॉपुलेशन उतनी कम डिमांड। बराबर। ओके। एंड
the next point is expectation about future prices. जी हाँ, ये भी एक फैक्टर है, डिटर्मिनेंट है डिमांड का। यदि हम कोई भी कमोडिटी खरीद रहे हैं और हमें यदि लगता है कि आगे जाकर फ्यूचर में इसके प्राइसेस या तो बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, तो आज की डिमांड पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस होते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। भाई मान लीजिए कि फ्यूचर में गोल्ड हम खरीदना चाहते हैं और हमें मालूम पड़ा है कि गोल्ड के प्राइसेस आगे जाके बढ़ने वाले हैं, यानी गोल्ड जो है वो महंगा होने वाला है। यदि गोल्ड महंगा होने वाला है तो आज की जो डिमांड है वो हम बढ़ा देंगे। आज से हम गोल्ड ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि आगे जाके इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और जब फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तब हम खरीदना पसंद नहीं करेंगे। यानी यदि हम बात करें तो आज के प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है और जब प्राइस कम है तो हम ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। बराबर। यदि बात करें वाइस वर्सा पर, फ्यूचर में यदि गोल्ड सस्ता होने वाला है तो आज से हम डिमांड कम कर देंगे और फ्यूचर में डिमांड ज्यादा करना पसंद करेंगे। एंड देयरफॉर जब हम बात करें एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देता है। किसके बीच में बेटा? फ्यूचर प्राइस एंड आज के डिमांड के बीच में। यदि आगे जाके प्राइस बढ़ने वाली है तो हम ज्यादा डिमांड करना पसंद करेंगे, क्योंकि आज का प्राइस हमें सस्ता लगेगा। बराबर। और यदि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो अब हम प्रेजेंट में कम खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि आगे जाके प्रोडक्ट सस्ता होगा। आज एक्सपेंसिव है तो हम कम खरीदना पसंद करेंगे। बराबर। ओके देन। सो आज के लेक्चर में हमने कवर किया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हमने पढ़े डिटर्मिनेंट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कंज्यूमर्स इनकम, देन पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर हमने बात की एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंजेस एंड शॉर्टेजेस, राइट। फिर बात की 6 पॉइंट यानी कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पर। बराबर। सो ये जो पॉइंट्स हैं हम बात कर चुके, 4 पॉइंट्स पर हम बात कर चुके। रिलेटेड गुड्स में हमने 2 गुड्स पर बात की, दैट इज सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यानी कि बाकी के डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।